ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी BSc थर्ड फिजिक्स का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 33। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देख लो लास्ट में हम कहाँ तक स्टडी कर लिए थे। तो 32 लेक्चर में हम जो है यानी कि लास्ट कल जो हमने आपको स्टडी कराया था वो था ब्लैक बॉडी। एक आदर्श कृष्णिका पिंड या ब्लैक बॉडी जो होता है वो क्या मतलब वो किस वस्तु को आप ब्लैक बॉडी बोलोगे ये बताया था, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं किस प्रकार से वह जो उसके ऊपर विकिरण आपतित होता है उसको आप अवशोषित करते हो और उसको वो अवशोषित करता है, और जब उसको थोड़ा उसमें ऊर्जा मिल जाती है तो वह किस प्रकार से ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। और उसके बाद ये भी देखा था कि उससे संबंधित विकिरण नियम भी आए थे। सबसे पहले जो नियम आया था कौन सा नियम था? सबसे पहले जो नियम था आपका वो था आपका बीन का विकिरण नियम। तो बीन का विकिरण नियम कुछ पॉइंट को समझाने में सफल रहा। लघु तरंगदैर्घ्य का जो विकिरण उत्सर्जित होता है उसको समझाने में सफल रहा, लेकिन दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले जो विकिरण जो उत्सर्जित होता है उसको समझाने में सफल नहीं रहा। उसके बाद रेले जीन्स का विकिरण नियम आया। उसने भी कुछ चीज़ों को समझाया लेकिन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद फिर प्लांक का विकिरण नियम आया था। तो उसने जो है दोनों चीज़ों को सारी जो भी ब्लैक बॉडी से एमिट होता है जो भी रेडिएशन उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था कि प्लांक दोलित्रों की औसत या माध्यम ऊर्जा। तो प्लांक ने सबसे पहले क्या बताया था कि जो ब्लैक बॉडी होती है कृष्णिका पिंड होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अणु होते हैं वो अपने एक निश्चित स्थान पर क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। उन्हीं कंपनों के दौरान उन्हीं कंपनों से क्या होता है कि जब आपतित होता है कोई विकिरण तो वो उसको अवशोषित करके कहाँ चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। यही कारण है कि वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी उनको मिलती रहती है तो वो क्या होते हैं? एक्साइटेड स्टेट में आकर जंप करते रहते हैं ऊपर। ये है। और थोड़ा सा आप हीट करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको और एनर्जी मिलेगी, तो वहाँ से ऊपर से जब नीचे जंप करेंगे तो एमिट जो रेडिएशन होता है वो क्या होता है? फिर उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो ये प्लांक ने अपने रेडिएशन लॉ में बताया था। चलिए तो लास्ट में जहाँ तक छोड़ा था कहाँ तक छोड़ दिया था कि प्लांक में जो प्लांक के अनुसार जो कृष्णिका पिंड है उसको विकिरण अपने निश्चित स्थान पर क्या करते रहते हैं? कंपन करते रहते हैं, जिससे कृष्णिका पिंड अवशोषण एवं उत्सर्जन विकिरण का अवशोषण एवं उत्सर्जन करता है, ठीक है। और ये अवशोषण और उत्सर्जन सतत रूप से न होकर किस रूप में होता है? क्वांटीकृत रूप में होता है। यानी कि इनकी जो एनर्जी होती है किसके रूप में होती है? 1h, 2h, 3h, 4h, ठीक है, डॉट करके ऐसे n पार्टिकल्स या n मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगी? NH, ठीक है। उसी से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं जहाँ तक हमने कर लिया था। तो देखिए जरा इसी आगे NH-, प्लांक। एक चीज़ और थोड़ा सा जानिए कि इसमें जो प्लांक के रेडिएशन लॉ में प्लांक दोलित्रों की जो औसत या माध्य ऊर्जा ज्ञात की जाती है उसमें एक मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो सांख्यिकी होती है इसको मैक्स बोल्ट सांख्यिकी कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट में मैक्स बोल्ट सांख्यिकी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे प्लांक के दोलित्रों की औसत या माध्य ऊर्जा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो सांख्यिकी है इसी को हमने शॉर्ट में लिख दिया मैक्स बोल्ट सांख्यिकी।
मैक्स वोल्ट सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का, मैक्स वोल्ट सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें हम पहले ये देखेंगे, एक जैसे टोटल एक ब्लैक बॉडी हमने ले ली है, गोलाकार कोई ब्लैक बॉडी है, कैसे भी आप शेप में ले सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर उसका वॉल्यूम और एरिया नहीं निकालना, जिससे कि ये प्रभाव पड़ेगा कि गोला ले लेंगे, गोला का ले लेंगे तो फिर उसका वॉल्यूम अलग होगा, वर्गाकार का क्षेत्रफल अलग होगा, वो चीज़। ठीक है, तो जो भी एक कृष्ण का पेट हम इमेजिनेशन कर रहे हैं तो उसका एक छोटा पार्ट हमने ले लिया। ठीक है, तो छोटे पार्ट में हमने मान लिया कि कई सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, छोटे पार्ट में एक छोटा सा भाग ले लिया बॉडी का, उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर लेके चलते हैं। ठीक है, एनर्जी हमने हमको बता दी, उसमें हमने कितने मान लिए, लगभग जो है कितने NH²। ठीक है, n मॉलिक्यूल्स मान लिए, छोटे भाग में कितने मान लिए हमने, n स्मॉल n मॉलिक्यूल्स मान लिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। ठीक है, माना कृष्णिका पिंड के छोटे की जगह अल्पांश लिख सकते हैं। अल्पांश भाग में दोलकों का मतलब है, दोलित्र भी बोल सकते हो, ऑसिलेटर्स, या दोलक बोल सकते हो, ऑसिलेट जो करता है। ठीक है, भाग में दोलकों की संख्या बोलते हैं, दोलित्र दोलकों की संख्या कितनी है, n। ठीक है, कितने मान ली, n मॉलिक्यूल्स हमने मान लिए उस छोटे से अल्पांश भाग में। तो एक मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, H, दूसरे की 2H, 3H, इस प्रकार से होगी। अब हम उसी के साथ देखेंगे, अर्थात NH² ऊर्जा के दोलित्रों की संख्या, NH² ऊर्जा के दोलित्रों की संख्या कितनी है, NN बराबर। ठीक है, कितनी है ये, NN। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार हम जो है इक्वेशन लिखेंगे, क्या करेंगे, e की पावर NH² अपॉन k। देखो ध्यान से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये e की पावर माइनस NH² अपॉन kT मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का प्रयोग किया है। ठीक है, ऊर्जा की दोलित्रों की संख्या क्या पाई हमने, Nn, किसकी वैल्यू है, e की पावर माइनस NH² अपॉन kT अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी। ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार संख्या तो ये आ गई, अब हम ये देखेंगे कि इनकी ऊर्जा कितनी है। ठीक है, इसी प्रकार NH² ऊर्जा के दोलक लिख दो या दोलित्र लिख दो। ठीक है, यहाँ पर एक अल्पांश भाग की बात हो रही है, उसी के लिए तो उसकी अल्पांश भाग में जो कुल ऊर्जा होगी, NH² ऊर्जा के लिए दोलित्रों की कुल ऊर्जा, दोलित्रों की कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी, En बराबर NH² ऊर्जा की संख्या कितनी है, Nn है, और NH² ऊर्जा जो है हम कितने मान रहे हैं, NH² ऊर्जा तो पहले से ही है, और ये उनकी क्या है, ये क्या है, संख्या है, किसकी है संख्या, ये
दोलित्रों की संख्या है। तो देखो कुल ऊर्जा कितनी होगी, दोलित्रों की संख्या और ऊर्जा, कितनी ऊर्जा वाली एन एन, और ये हो जाएगा आपका एन एच एन एन इंटू एन एच कुल ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, एन एच ऊर्जा के यानी जो फोटोन की एनर्जी हम कितने लेके चल रहे हैं एन एच और टोटल संख्या कितनी है हमारे यहाँ पर उसकी दोलित्रों की संख्या कितनी एन है। तो यहाँ इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी सर्वपास भाग में जितने भी मॉलिक्यूल वो ये आपका है। इसमें वैल्यू रख दीजिए कि ये बराबर एन एच न्यू ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन ये वैल्यू नोट कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखिए जरा, अब संपूर्ण पिंड के लिए लेंगे हम, किसके लिए लेंगे, टोटल पिंड के लिए। तो संपूर्ण देखो ये तो हो गई। अब यहाँ पे समझिए अल्पांश भाग हमने लिया था, तो ये अल्पांश भाग में दोलित्रों की संख्या और ये अल्पांश भाग में दोलित्रों की कुल ऊर्जा। ठीक है, अब हम इसी अल्पांश भाग को लेके चलेंगे इसके लिए संपूर्ण कृष्णिका पिंड के लिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं डाल दे रहा हूँ। चलिए देखिए ये हो गया ना। अब हम लेके चलेंगे संपूर्ण कृष्णिका पिंड के लिए। संपूर्ण कृष्णिका पिंड के लिए ऊर्जा के दोलित्रों की कुल संख्या केवल क्या लगा दिया आपको, समेशन लगा दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे वाले इसमें जो अभी लाइन रखेंगे ऊर्जा के लिए, टोटल एनर्जी के लिए, उसमें क्या लग जाएगा, समेशन लग जाएगा। एनर्जी ऊर्जा के दोलित्रों की ये आ गया आपके पास। टोटल ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए ये इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम औसत ऊर्जा या माध्य ऊर्जा, कुल ऊर्जा में बटे अगर हम कुल ऊर्जा में जो दोलित्रों की संख्या का भाग दे दें तो हमें औसत ऊर्जा या माध्य ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए जरा, दोलित्रों की औसत या माध्य। ठीक है, बराबर, उधर जगह नहीं तो मैं यही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या चाहिए, दोलित्रों की कुल ऊर्जा संपूर्ण कृष्णिका पिंड में
दोलित्रों की कुल ऊर्जा। ठीक है, दोलित्रों की कुल ऊर्जा बटे ये आ गया दोलित्रों की कुल ऊर्जा बटे में क्या आ जाएगा, संपूर्ण कृष्णा पिंड में दोलित्रों की कुल संख्या। ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, ये बराबर में इसी के बराबर में है ये, ठीक है, और ये बटे। चलो अब देखिए इसमें, अब इसको मैं हटा दूँ, वैल्यू रख देंगे मान रखने पर। मान रख दीजिए इसको, दोलित्र की जो औसत एवरेज जो एनर्जी उसको हम, जैसे आपको पता है, और प्रत्याशा जो मान होता है वो एक तरीके का औसत मान होता है, तो इसी जो प्रत्याशा मान का साइन होता है ग्रेटर इस लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में, तो उसी प्रकार से इसको देखें एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये आ गया, ठीक है, इसका भी मान रख दिया और इसकी वैल्यू ये रख दी, इसको हटा दो। चलिए ये आ गया, ई है का जो मान था उसको रख दो, इधर देखो डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1, वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद इसको हम डाल दें समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए एच न्यू अपॉन के टी बराबर हमने एक कांस्टेंट मान लिया एक्स, यहाँ से एच न्यू बराबर क्या मिलेगा, के टी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर एच न्यू के टी है, ई की पावर में जो एच न्यू अपॉन के टी है उसकी जगह हम क्या रखेंगे एक्स, और जहाँ पर ये एच न्यू है उसकी जगह क्या रख सकते हैं हम के टी एक्स, ठीक है। तो यह मान समीकरण उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर मान समीकरण 1 में रख दूँ, क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में रखिए क्या आ जाएगा, देखो ई एच लिख देंगे एन एक्स के टी, ठीक है,
और e की पावर में क्या आ जाएगा माइनस एन एक्स, ये आ जाएगा माइनस एच सी अपॉन के टी की जगह एक्स आ गया और माइनस एन ये रखा हुआ अपॉन ये आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करेंगे, एक्स के टी को तो बाहर करो, किसको एक्स के टी को, एन को अंदर ही लिखा रहने दो, एक्स के टी को बाहर कर दिया, एन को अंदर ही लिख दिया, एक्स के टी समेसन, ठीक समझ रहे हो ना, ये एन लिखा है और ये आगे ई की पावर में है, क्लियर दिख रहा चाहिए इसमें ना, अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसको नोट कर ही जाओगा, ठीक है, हटा दो। चलिए अब जरा इसको ध्यान दो, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो अब बाद में इसके बारे में बात नहीं करनी ज़्यादा। ठीक है, इसको डाल दो, इसको ये जो लिखा हुआ है एन ई की पावर माइनस एन एक्स, इसको तो कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा, ऐसे लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स और अपॉन में आ जाएगा आपका ई की पावर माइनस एन एक्स। ये जो वैल्यू है यहाँ से देखो, ये जो एन है ना वो इसी में चला गया है, डिफरेंशियल करो इसका, ई की पावर माइनस एन एक्स का क्या होता है माइनस एक्स। इसमें एक चीज़ और अभी देखेंगे, एक माइनस चिन्ह होना है, उसको हम यहाँ लगा देंगे। अब करके देख लो जरा, माइनस ई की पावर माइनस एन एक्स का ई की पावर माइनस एन एक्स, और जब इसका करोगे तो एक्स का हो जाएगा 1 और क्या आ जाएगा माइनस एन, इसका हो जाता है मल्टीप्लाई, माइनस एन का मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एन आ जाएगा बाहर, ये स्टेप मिलेगा आपको, मिल जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से आप सबमिटेड ऑब्जेक्ट क्या टोटल आ जाएगा सामने 2। अब देखिए ई की पावर जो माइनस एन एक्स है, इसका अगर एक्सपेंशन आप करो, क्या करोगे एक्सपेंशन, क्या आ जाएगा एन बराबर जब 0 रखोगे क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा एन बराबर 1 प्लस ई की पावर क्या आ जाएगा माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स है उसका एक्सपेंशन क्या होता है प्लस। ठीक है, इसको देखो इधर से यहाँ पर नोट कर लो इसको। ठीक है, 1 यहाँ पर ये माइनस है, फिर माइनस ई की पावर माइनस 2x, ऐसे कैसे करके इसका ही हो जाएगा पूरा एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो जरा, इसको जब आप जोड़ोगे तो एक योगफल आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार से आता है एस एन बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर, उसके आधार पर इसको आप जोड़ सकते हो। देखो क्या है, यानी इसका हमें योगफल क्या करना है, ई की पावर माइनस एन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए का है यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर जो होता है आर का होता है सार्वनुपात, तो सार्वनुपात क्या निकलेगा, इसको अपॉन में ले जाओ ई की पावर माइनस 1 में, ई की पावर क्या निकलेगा माइनस एक्स, इसके अपॉन में ये करोगे तब भी क्या निकलेगा ई की पावर माइनस एक्स निकलेगा, सार्वनुपात निकलेगा ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसका जो है एक्सपेंस करिए हमने, और इसका जब हम समेशन निकालेंगे, समेशन निकालना है, देखो ये हमारे पास ये समेशन, इसका जब समेशन निकालेंगे तो ये आता है, इसको डाल दो समीकरण नंबर आप 3, चलो इसको हटा देते हैं।
देखिए जरा, अब हमारे पास समीकरण 3 में इसकी वैल्यू तो मिल गई है, ठीक है, लेकिन वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है डी ओवर डी एक्स। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ करेंगे। समीकरण 3 का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 3 का x के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। ठीक है, करो देखो, क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो ये आएगा, करके देख लेना, आपको यही आंसर आएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 3 इसको डालो समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 का जो मान है वो रख देंगे समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण समीकरण 2 में रखने पर दो में रख दीजिए, क्या आ जाएगा, इसको डालो, इसमें रखेंगे ना, क्या आएगा, माइनस एक्स के टी का माइनस एक्स के टी सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डबल, ये वैल्यू है, ठीक है, और अपॉन में इसकी वैल्यू आप रखो, इसकी वैल्यू कहाँ गई, इधर ही निकालिए, तो 1/1 माइनस e की पावर माइनस है, ये वैल्यू इसकी जब रखोगे तो ब्रैकेट वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी इधर, इससे ये हो जाएगा एक कैंसिल स्क्वायर, क्या बचेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये बचा हुआ है, ठीक है, चलो इसको नोट कर ही लेंगे। चलिए देखिए, अब जो बचा हुआ है, जब एक्स के टी को वापस जो हमने कांस्टेंट माना था एच यू अपॉन के टी बराबर एक्स, वहाँ से एक्स के टी बराबर क्या निकलेगा, एच यू रख दो, और इस e की पावर माइनस एक्स को नीचे लाओ, इसके बट अपॉन लाओ, ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में ले आए, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो, e की पावर माइनस एक्स का दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, e की पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब वापस एक काम करेंगे, x बराबर क्या ले जाता हमने, एच यू अपॉन के टी, पुट कर दो,
ये आपकी प्लांक ध्वनित्रों की औसत ऊर्जा का व्यंजक कहलाता है। कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप लिख देंगे इधर। उपरोक्त समीकरण औसत ऊर्जा को व्यक्त करता है। उपरोक्त समीकरण प्लांक ध्वनित्रों की औसत ऊर्जा को औसत ऊर्जा के समीकरण पर औसत ऊर्जा को व्यक्त करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।